एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यूर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि जमील ने आपको बताया कि दो बहुत ख़ास मेहमान अब से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आप उनको सुनो पाकिस्तान में देख सकेंगे पीर से बुत तक। और इस वक्त हमारे शो में मौजूद है बहुत ही ख़ास मेहमान। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अदनान आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और आप इनको डिफरेंट चैनल्स में देखते रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त सुनो पाकिस्तान में मौजूद है हारून रशीद साहब, जो कि तकरीबन 55 साल से सहाफ़त की दुनिया में हैं। और अगर हम चंद सीनियर सहाफ़ियों की बात करें तो उनमें इनका शुमार होता है। बहुत ज़बरदस्त, आपके हमारे हम सब के बहुत फेवरेट, और मैं तो इनको कहती हूँ भाई दबंग तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर इन सुनो पाकिस्तान। थैंक यू अदनान साहब, कैसे हैं आप दोनों? हारून साहब, ईद कैसी गुजरी? बड़ी अच्छी गुजरी, सो के जी अदनान आदिल साहब, कैसा लग रहा है आपको सुनो पाकिस्तान का? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ इस शो में हिस्सा हैं विद बोल्ड एंड ब्यूटीफुल पीपल। तो थैंक यू जी। तो हारून साहब के हम सोच रहे थे कि आज हमारा पहला इसमें शो है, तो क्यों ना हम हारून साहब के बारे में जानें, क्योंकि लोग जाहिर है ये बहुत मशहूर हैं, लोग इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो लोग चाहते हैं इनके बारे में जानना, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी किस तरह से इन्होंने गुजारी या किस तरह से, क्योंकि दबंग तज्ज़िया करते हुए तो हम इनको टीवी पे देखते रहते हैं और लोग इनका तज्ज़िया बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं बहुत सारे लोग वो नहीं जानते। तो अदनान आदिल साहब, ओवर टू यू। हाँ, पहले तो ये देखते हैं ना कि इन्होंने अपना शो बदल लिया। ये शाम को सियासत पे गुफ्तगू करते थे। आम तासुर ये है कि हारून साहब अब सियासत पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। एक पार्टी के सरबराह ने भी ये बात अपनी तकरीर में कह दी। तो हारून साहब, असल सूरत हाल क्या है आप बताएं। वो खामोश में कैसे रह सकता हूँ, आप मुझे जानते हैं। वो असल में जब ये तय किया कि प्रोग्राम शाम के बजाय सुबह किया करेंगे, तो उससे अफवाहें फैलने लगी हैं और कुछ लोगों ने अपने तौर पर क्या सराहेंगे। देखिए ना, ये सोशल मीडिया है, ये क्या सराही पे चलता है इसका बड़ा हिस्सा। और वो क्या सराही जितनी जल्दी कोई करे और जल्दी में करेगा तो जाहिर है वो ख़त्म हो गया जी। वो तो उन्होंने जिस तरह के हालात हैं आपको पता ही है, तो वो तो उन्होंने सहाफ़त से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जो एक हमारे जाने वाले दोस्त हैं, हालांकि लंदन में रहते हैं, उन्होंने एक 6 मिनट का प्रोग्राम कर दिया। अच्छा, वो अपना नहीं मोहब्बत से जिक्र किया, वैसे ये तासुर देने के लिए कि भाई बड़ी पाबंदियाँ लगेगी। हालांकि ये आप तो मौजूद थे, आपको पता है, मैंने खुद ये तजवीज़ पेश की कि शाम के बजाय सुबह का तजुर्बा किया जाए। शाम को तो कोई भी कर लेगा, तो सुबह का तजुर्बा किया जाए और इसमें इसका पर्सपेक्टिव बड़ा किया जाए। यानी पॉलिटिक्स में तो बात करेंगे ही, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स में बहुत नैरो पर्सपेक्टिव में बात होती है कि आज फलां लीडर ने ये बयान दे दिया, फलां लीडर ने ये बयान दे दिया। बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, बुनियादी इश्यूज़ के हैं। इकानमी है, बुनियादी तालीम है, और चीज़ें हैं, वो जदीद सियासी जमातें क्यों नहीं बन सकी हैं, और मुल्क जो है वो दलदल में कैसे फंस गया, वगैरह वगैरह। खैर, तो फिर उस पर जनाब एक दोस्त ने इंटरव्यू किया बड़ा तवील कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ, अफवाहें फैल रही हैं। मगर उसने इंटरव्यू तो बहुत अच्छा किया ईसा नकवी साहब ने, मगर उसमें ये सुर्खी उसकी लगा दी, वो जैसे रवाज है उर्दू जर्नलिज्म का कि क्या ये आखिरी शो था, थंबनेल जिसे कहते हैं। फिर उससे कल शामी साहब का फ़ोन आया, तो छोड़ दिया आपने जर्नलिज्म। मैंने कहा मैं जर्नलिज्म कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए भी एक कॉलम लिख दूंगा जाते जाते। हाँ जी, वो बोली सीना का वाक़या है कि वो उन्होंने उनको मिलने के लिए आया, तो उसने कहा कि बोली सीना ने कहा वो पोते की विरासत का क्या मसला है जो उस दिन आप बयान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जब सेहत आपकी बहाल हो जाएगी तो फिर इस पर बात कर लेंगे। उसने कहा मेरी क्या सेहत बहाल होगी, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन किसी चीज़ को सीख के मर जाना सीखे बगैर मर जाने से बेहतर है। तो मैंने वो मजाक में कहा एक दोस्त से कि ये एक कॉलम तो मैं जाते जाते लिख दूंगा। वैसे हारून साहब, जब मुझे पता चला ना कि सुबह का शो करना है, तो मैंने किताब खरीदी जुबैदा आपा के टोटके और भिंडी बनाने के तरीके। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, हमारे पास बहुत टोटके, आपके पास टोटके हैं। अच्छा, क्योंकि लोग तवक्को यही करते हैं कि सुबह के वक्त टोटके बताए जाएंगे। 55 बरस से हम भी कुछ टोटके, कुछ तिब्बी नुस्खे बताए जाएंगे, कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल बताया जाएगा। हम भी मुस्तफीद होंगे उन टोटकों से।
जैसे आप सही कह रहे हैं दान आदिल साहब, परसेप्शन यही बना हुआ है कि जो मॉर्निंग शोज में डिस्कशन इस तरह की होती है, पॉलिटिक्स पर जरा कम ही बात होती है, और हार्डकोर पॉलिटिक्स पर तो बिल्कुल कम बात होती है, ज्यादा टोटके बताए जाते हैं, ब्यूटी टिप्स बताई जाती हैं, लेकिन हम मुनफरिद अंदाज में ये सेगमेंट आपके लिए मर्दों के लिए भी ब्यूटी टिप्स बताया करें ना। बिल्कुल, मर्दों के लिए भी होती है। अच्छा, जो ब्यूटी टिप्स होती हैं वो दोनों को फॉलो करनी चाहिए। दोनों को follow उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ खवातीन ही फॉलो कर सकती हैं, दोनों फॉलो कर सकते हैं। तो हारून साहब कुछ बताइए ना, आपने 55 साल इस वादी में गुजार दिए, वादी पुरखार में जो सहाफ़त की है, तो ये आप इतनी खूबसूरत नसर लिखते हैं कॉलमों में, उसी वजह से आप ज़्यादा मशहूर भी हुए। आपकी नसर बड़ी उम्दा होती है, आप एक साहिब उसलूब कालम निगार हैं, तो आपने इतनी अच्छी उर्दू लिखना कैसे सीख लिया? मैं एक होटल की सीढ़ियाँ उतर रहा था और एक साहब चढ़ रहे थे, वो जर्नलिस्ट हैं लेकिन मौसीकी का उनका पस मंज़र है, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये उर्दू कहाँ से सीखी। मैंने कहा आप तो मसरूफ़ हैं, मैं भी मसरूफ़ हूँ कि किसी वक्त तफसील से बताऊँगा। बड़े गुलाम अली खान से सीखी, उनका मौसीकी का बैकग्राउंड। मेरे उस्ताद थे अनीस अहमद आज़मी, वो इंडिया से तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान में 20 बरस रहे, उनका ख़ानदान नहीं मुंतकिल हुआ। तो वो एक दिन डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब ने, आप जानते हैं बहुत बड़े शायर और अरबी के तो इतने बड़े स्कॉलर शायद ही दुनिया में कोई हो, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने उर्दू कहाँ से पढ़ी। मैंने कहा मैं कहाँ से पढ़ता, मैं तो एक छोटे से कस्बे में रहता था। कौन से कस्बे? तो रहीम अरखा में। अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर भी किससे। मैंने कहा अनीस अहमद आज़मी साहब से। वो मुझे नहीं मालूम था उनके कोलीग रहे हैं। तो उन्होंने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने अनीस साहब से उर्दू पढ़ ली उसे किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं रही। असल में पढ़ना क्या है, उन्होंने ये इश्तियाक पैदा किया, यानी मैट्रिक के तालिब इल्मों को गालिब पढ़ाया, मीर तकी मीर पढ़ाया निसाब के अलावा, असगर गोंडवी से रूशनास कराया, जिगर के शेर पढ़ते थे। मुझे आज भी काबिल अजमेरी जवां मर्ग जो हैदराबाद का शायर था उसके कुछ शेर याद हैं, और जब उसका दीवान कहीं से मिला फोटोस्टेट कापी तो मालूम हुआ कि वो सारे मुंतखब शेर हमें याद हैं जो उसके सबसे अच्छे। और ये आपके उस्ताद ने आपको? अब वो जो थे उन्होंने पढ़ाया। अब मतलब ये कि मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो एक अंग्रेजी का नावल मुझे दिया कि इसका तर्जुमा करो, अंग्रेजी का नावल मैट्रिक के तालिब इल्म को। तो मैंने कहा हो कैन आई डू इट, तो उन्होंने कहा तुम सब कर लोगे, करो 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 करना पड़ेगा। हाँ जी। तो मुझे जब गालिब का दीवान दिया तो मैं तो नहीं असगर का शायद, तो मैंने कहा सारी ये समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। वो ज़ौक़ पैदा किया। इसलिए हम जब जर्नलिज्म में आए तो ये एक आदत पुख्ता बन चुकी थी कि सोने से पहले, उस ज़माने में तफरी भी यही थी, सोशल मीडिया तो ज़ाहिर नहीं था, या सिनेमा देखो, और सिनेमा में क्या कितने दिन देख सकते थे, तो सोने से पहले किताब पढ़ते थे। तो उसमें सारा उर्दू लिटरेचर पढ़ डाला। रूसी तराजम आपको याद है, ज़ोयाद अंसारी के क्या शानदार तराजम थे, रूसी पढ़ डाला, अरबी का जो भी तराजम दुनिया भर के पढ़े। तो उससे फिर एक चीज़ ने हेल्प की, दरअसल वो है लाइफ और रीडर्स डाइजेस्ट। ये एक लीथल कम्बिनेशन है, यानी अरबी पढ़ी, उस्ताद से पढ़ी अरबी, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा। सबसे ज़्यादा असर तो मुझ पे इकबाल का है, यानी उसका जो मर्दाना आहंग है और जितना लफ्ज़ का खूबसूरत इस्तेमाल है, मगालिब भी। तो वो ज़ौक़ और शौक़ ये उनका करम है। जब अल्लाह ताला दुनिया के हर आदमी को सलाहियत अता कर, हर आदमी को जिस पे उसने सरवाइव करना होता है, तो आपकी याददाश्त भी उससे वो ज़ौक़ जो पैदा हो गया, तो बजाय वो रवायती में लिखने के अंदाज में ख़बरें लिखने के, बल्कि मैं इसको बड़ी अपना एजाज़ समझता हूँ, जो अल्लाह का यानी का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने एक ऐसी रिपोर्ट भी लिखी एक जलसे की कि उस पर आगा शोरिश कश्मीरी ने नज़्म लिखी। अच्छा। मशरक़ी पाकिस्तान जिस दिन अलहदा हुआ तो गुलाम आज़म साहब यहाँ थे, तो ज़ाहिर है उनकी क्या एक करबला थी। हाँ जी, गुलाम आज़म जमात इस्लामी के बड़े लीडर जी, और बहुत ही नोबल आदमी, बड़े नफीस दर्दमंद आदमी असल। तो उसकी जब रुदात लिखी तो आगा साहब ने उस पर नज़्म लिखी। फिर लोग, मैं मिलने गया तो लोगों से मेरा तारुफ, आगा शोरिश कश्मीरी तो बड़ा नाम, मैंने उनके साथ काम किया है, चट्टान, मैंने उनके साथ काम किया है। कुछ बताइए ना मज़े की बात उनके बारे में, कोई दिलचस्प कहानी। आगा साहब जो है ना, वो आम तौर पे ये समझा जाता है कि बड़े सख्त, बड़े मगलूबुल गज़ब आदमी थे। आगा साहब बिल्कुल बरक्स थे, यानी गुस्से में भी बहुत आ जाते थे।
मतलब मैंने जोश मलियाबादी को चट्टान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, और जोश जो कि इतने हाई ब्रो आदमी थे, और उन्होंने कहा आगा जी का, उन्हें आगा साहब नहीं कहा जाता, आगा जी कहा जाता था। आगा जी का कमरा कहाँ है? मैंने कहा आप जोश मलियाबादी टीवी पे तो देखा था। कहने लगे जी। मैंने कहा मेरा मशवरा तो ये है कि वहाँ तशरीफ आप न ले जाएं। उन्होंने कहा आप मुझे कमरा बताइए। जिस तरह वो बात करते थे तेजी। मैंने कहा वो कुछ देर में कह कहूँ की आवाज़ें आ रही थी, कुछ देर में कश्मीरी चाय आ गई, उसी शाम कश्मीरी खाने पके, और आगा साहब पे उन्होंने एक मजमून लिखा, उसके कुछ हिस्से मुझे अब भी याद हैं कि मैं अफ़गान हूँ और ये कश्मीरी हैं, और शादी का मिसरा लिखा है जैसे स्टायर था उनका, अव्वल अफ़गान दोम कम्बो सोम बदजात कश्मीरी, है जी। तो और फिर एक नज़्म लिखी, वो जंग के बादल मंडला रहे थे। तो आगा साहब के साथ काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि वो बास चीज़ों के बारे में बड़े पर्टिनेंट थे। लेकिन मैं एक आदमी का जिक्र करना चाहूँगा, जिस आदमी से मैंने बहुत सीखा, और हालांकि उसने कोई मुझे सिखाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने, मरहूम डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब। डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब रूह रवां थे असल, उर्दू डाइजेस्ट के जो अल्ताफ साहब ऑब्वियसली ज़्यादा मशहूर थे इसलिए कि वो एडिटर थे, लिखते थे। डॉक्टर एजाज साहब लिखते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना मेयार का बहुत ख्याल रखते थे। डॉक्टर साहब के साथ 3 महीने काम करने का नतीजा ये है कि कामे की अगर गलती हो जाए, कामे की और फुल स्टॉप की, तो तबीयत में शर्मिंदगी थी। वो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्या लिख दिया हारून साहब, आपसे तो ये तवक्को नहीं थी। 27 साल मेरी उम्र थी, क्या मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, अब भी नहीं हूँ। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैं कुछ हैरान हुआ कि मेहनत तो बहुत करते हैं, तो फिर क्या गलती ऐसी बड़ी होगी? आपने लिख दिया रस्ता बस्ता शहर, हंसता बसता शहर। तो मैंने क्या इसमें क्या गलती है? कहने लगे रस्ता बस्ता शहर, अच्छा, मुहावरे का ख्याल रखना, गलती तो अब भी हो जाती है। लेकिन इफ्तिखार आरफ साहब से ताल्लुक़ रहा, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब से रहा, तो वो जब मुगालता हो तो अब भी यही है कि भाई टेलीफोन कर, शाह बेनज़ीर साहब टेलीफोन करके उनसे, बड़े अच्छे शायर हैं शायद, अपना और भी लोग हैं, तो वो फिर उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, आपके एक रिजवी साहब से भी बड़े ताल्लुकात थे? क्या मतलब है? रिजवी साहब का वाक़या नहीं, खुर्शीद रिजवी साहब कि मैं, एक और रिजवी साहब जो अखबार में इदारिया लिखते थे। हाँ, इदारिया नवीस आली रिजवी साहब। आली रिजवी साहब असल में मेरे अव्वलीन असातिज़ा वही हैं, न्यूज़ रूम में जमील अतर साहब, और वो अपना कालम नवीसी में या दारिया नवीसी में आली रिजवी साहब। आली रिजवी साहब ने एक दिन कहा न्यूज़ रूम में, वो इस तरह बात कर, उर्दू स्पीकिंग था, बात पंजाबी में करते, ओके मुंडा दे कोई जन को अकल हो थोड़ी जी, हाँ जी, इसलिए उर्दू ठीक हो गए। मुझे उनकी खिदमत में पेश कर दिया गया, बड़े नफीस आदमी थे, तो बड़ी खुशी से हम गए। उन्होंने कहा तुम्हारा कमरा, वो तेरा कमरा, तो बैठ जा, हाँ जी। थोड़ी देर के बाद मुझे बुलाया और कहा कि ये मज़ामीन एडिट करो। खैर वो हमारी तरबियत तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, तो वो अपना एडिट किए तो बड़े शाद हुए, कहने लगे माशाल्लाह ठीक है। तो बाकी फिर कहने लगे एडिटोरियल नोट तो लिख दो। अब मैं उनके शक्ल देख रहा हूँ, 20 साल में मेरी उम्र थी, मुबलक 21 साल, और एडिटोरियल नोट लिखो लिखो लिखो, वो ऐसे बोलते थे, और लिख 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 तेन क्या ना लिख, लिखा। तो उन्होंने कहा जुमले की तस्वीर हो, ठीक है। फिर इसी तरह फरमाने लगे, खलील मलिक साहब भी होते थे, फरमाने लगे कालम लिखो कालम। अब मैं अक्का बक्का कालम लिखो कालम, मुझे लिखना पड़ा पहली मर्तबा। हाँ कालम लिखा। ये किस अखबार की बात? कहा रोजनामा कोहिस्तान में। कोहिस्तान। उन्होंने कहा ठीक है, फिर जाहिर है जब आप एक काम करते हैं, मुशक्कत करते हैं, प्रूफ होते हैं। तो ये नसीम हिजाजी का नहीं? नसीम हिजाजी साहब ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा बरखुरदार, वो भी इसी तरह, वो मालिक थे ना कोहिस्तान, चीफ एडिटर थे। अच्छा, वो कहने लगे कि अपना कोई लड़का है जिसकी उर्दू ठीक हो, कहने लगे वो आली साहब के साथ काम करता है। वो उन्होंने कहा, वो बड़ा गैर हाजिर दिमाग आदमी थे और बहुत तेज़ी से गुफ्तगू करते, ये लो इंटरव्यू, इसका मजमून बना दो। मैंने कहा सर इंटरव्यू का मजमून कैसे बनता है, तुम्हें इतना भी पता नहीं, जाओ जाकर बना के लाओ। अब वो जब मैंने उस पर गौर किया, भाई इंटरव्यू का मजमून बना कौन सा काम है, इसके सवालात काट दें और जवाबात में कहाँ जहाँ की जरूरत है तसलसल पैदा कर दें। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट उन्होंने मुझे पे किया वो ये था कि खैर वो तो हो गया, उससे तो वो मतमईन हो गया।
एक दिन मैंने उनके बड़े वो मद्दार थे एयर मार्शल असर खां के, तो मैंने एक मजमून लिखा, उसमें कुछ तनकीदी पहलू भी था, तारीफ भी थी। तो किसी ने कहा नसीम साहब बहुत गुस्से और कह रहे हैं 2 सतरें लिखनी क्या आ गई, अपना ये अपना देखो कैसा उस पर तनकीद किया एयर मार्शल पे। तो मैंने कहा इससे बड़ा ट्रिब्यूट तो कोई नहीं हो सकता, नसीम साहब कह रहे हैं, 21 साल तो मेरी उम्र थी। तो ये असातिज़ा के तो फैल हुआ, जब आप खुशकिस्मत होते हैं, आपको कहीं से अच्छी खबर मिलती है, आपको अच्छा उस्ताद मिलता है। मुझे मेरे उस्ताद वैसे बहुत ही अच्छे थे, उस्ताद अच्छा ढूंढिएगा आप भी। उस्ताद अच्छा, प्राइमरी में भी, मिडिल में भी, मैट्रिक में भी, और जब मैं कॉलेज पहुंचा वहाँ एक भी ढंग का उस्ताद नहीं था। चुनाचे आई मेड ए डिसीजन, घर वालों को बताए बगैर, अब मैंने तालीम अपनी अधूरी छोड़ी, ट्रेन पे बैठा इजाजत से, वैसे रहीम यार खान से, और लाहौर आ गया। और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, एक अदारे ने ये कहा था कि मैं अखबारों में कभी कभी मजमून लिखता था, तो उन्होंने कहा आ जाए टेस्ट दे दें। वो कौन सा अखबार था? रोजनामा विफाक। इसके मालिक बड़े मशहूर आदमी थे। हाँ मशहूर आदमी। क्या नाम था? मुस्तफा सादिक साहब, लेकिन हमारा वैसे जमील साहब वो बड़े पॉलिटिकल व्हीलर डीलर भी थे। हाँ बहुत, 73 के आइन की तश्कील में भी उनका हिस्सा था, बड़ा इनिशिएटिव था उनमें। तो उन्होंने कहा ये तर्जमा कीजिए, बहुत सीरियस चेहरा उनका वो, तो वो तर्जमा किया, तो मैं तो डर रहा था जब उन्होंने तर्जमा कहा ठीक है, फिर कहा ये खबरें तो दो एडिट कर दें, एडिट कर दें। उसी के रहीम यार हाफिज मैंने ट्रेनिंग की थी, कुर्बान अंजम साहब थे, वो बड़े ही वो मतलब यानी मेयार के मामले में कॉन्शियस है, मोहतात थे। तो उसी में हमने अदब साफ़ती अखलाकियात सीखी, ख़ातिन का जिक्र जो है एहतराम के साथ होना चाहिए, को वाक़या अलमनाक हो गया तो उसके शाइस्तगी से इशारे से जिक्र होना चाहिए। खैर इसके बाद उन्होंने कहा लो भाई ये है चाबी, 1 किला गुजर सिंह में कमरा है, वहाँ तुम रहोगे। यानी वो मेंटली वैसे प्रिपेयर्ड ही थे, वो तो मुझे डराने के लिए थोड़ा सा कि ये डिसिप्लिन में रहे। उस ज़माने में असातिज़ा सख्ती बड़ी करते थे। अहम बात यह है कि रोज़ 11 घंटे काम करना पड़ता था, और इस तरह काम नहीं होता था। काम ये था कि न्यूज़ रूम में कॉपी बना रहे हैं, न्यूज़ रूम में मेरी ड्यूटी थी, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सडनली उन्होंने कहा कि जाओ उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब काफी बीच में छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ गए पैदल। यानी रिपोर्टर भी आप हैं, एडिटर भी आप हैं। बीच में जमील साहब खुद सब देख रहे हैं खबरों को, जमील अतहर साहब, और वापस आए तो उन्होंने कहा लो संभालो। हाँ जी, और संभाला। तो कमरा तो एयर कंडीशन होगा ना? ना जी, एयर कंडीशन का उस जमाने में नाम नहीं सुना था एयर कंडीशन का। मुस्तफा सादिक साहब कमरा एयर कंडीशन था। अच्छा वो अपना वो था एयर कंडीशन, हाँ एक कमरा एयर कंडीशन। अच्छा खैर वो अपना कॉपी बनाई, और आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं छत पे गया, वाशरूम छत पे था, तो मैंने अपनी आंखों से बम गिरते हुए देखे 71 के। अच्छा, और इतनी फुर्सत नहीं थी कि छत पे खड़ा होकर रो लें। आपने आंसू पूछे और नीचे आया और कॉपी बनाई। तो वो काम तो करते थे, खौफ की वजह से काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा मगर असातिज़ा सब अच्छे मिले, जमील साहब, आले रिजवी साहब, इजाज साहब, फिर शामी साहब के साथ का। शामी साहब की खूबी ये थी, पूरा नाम क्या? मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत ही बाखबर आदमी, यानी आप उनको चकमा नहीं दे सकते थे। अच्छा उन्होंने भी इसीलिए मेहरबानी फरमाई कि उन्होंने कहा इसकी उर्दू अच्छी है। अच्छा तो फिर ये है कि वो अपना दाद बहुत, बाद में शामी साहब में के मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई, दाद बहुत देते थे, अप्रिशिएट। मैंने उन्हें एक आर्टिकल लिख के दिया, मैं उस वक्त वहाँ काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कैशियर से कहा कि 500 रुपये इनाम दें या एक सूट खरीद के दें, क्या अच्छा आर्टिकल लिखती है जी। उस वक्त क्या 500? भाई आप कम अज कम 20-30 हज़ार रुपया समझे ना, 500 रुपये का मकान का किराया होता था हमारे। मेरे मकान का किराया 500 रुपये था, शायद कुछ कम था। अच्छा असातिज़ा अच्छे मिले, ये है खुशबख्ती। वो तो औरों को भी मिले होंगे, लेकिन आपने ज़्यादा उनसे इस्तिफ़ादा किया। मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा अच्छे उस्ताद मिले। दूसरा बात यह है कि असातिज़ा का एहतराम मलूज़ रखा। मैंने जो इमरान खान की किताब का तर्जुमा किया कर चुका, तो शामी साहब की खिदमत में पेश किया, उन्होंने उसमें तब्दीलियाँ कर दी, और जो तब्दीलियाँ उन्होंने की मैंने मेनून वैसे ही रहने कबूल कर ली।
बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, अभी हम लेते हैं एक ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इसको हम इस पे ब्रेक लगाएं या कहीं भी हम इस सिलसिले को रोकें, लेकिन हम ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये भी जानेंगे कि हारून साहब जो है वो प्रिंट सहाफत से टेलीविजन की तरफ किस तरह से आए और ये ट्रांजिशन कैसा रहा। लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अदनान आदिल साहब, आपके पास कुछ अपडेट्स हैं। कल जो है वो हारून रशीद साहब मंडी बहाउद्दीन गए, एक हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन का शायद प्रॉबेबली इवेंट था। हारून साहब को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है जो लोग फलाही काम करते हैं और उनकी तरवीज के लिए उनका जिक्र करते रहते हैं ताकि और लोगों को भी शौक़ पैदा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फलाही कामों में कंट्रीब्यूट करें। मंडी बहाउद्दीन में एक तंजीम जो है वो सेहत और तालीम के शोबों में बहुत अच्छे काम कर रही है, मुस्तहिक लोगों के लिए मदद के काम कर रही है। उस पर एक पहले रिपोर्ट देखते हैं। उन्होंने क्या मसले का हल पेश किया था गुर्बत का। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो हर आदमी को दूसरे आदमी का भाई बना दिया। ये है बेसिक फिलॉसफी और यही है कुरान मजीद की पहली आयत की अमली तशरीह। अगर मेरे पास फालतू रुपया है तो न मैं उससे सेहत ख़रीद सकता हूँ, न मैं उससे ज़हनी सुकून ख़रीद सकता हूँ। क्या अब जो मेरे अखराजात हैं वही है ना, और दिखावे के लिए अलबत्ता मैं ख़र्च कर सकता हूँ और उससे मेरी ज़िंदगी में कोई इत्मीनान तो पैदा नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल सादा सी बात है। कुरान मजीद कहता है सूद से माल घटता है, सदक़े से बढ़ता है। अब ये अब गौर करने की बात है। अगर कोई सोचे, मैंने आज तक इतना मुशाहिदा किया है, ना आज तक दुनिया में किसी साहिब सखावत को तंग दस्त देखा है, ना आज तक कोई लंगर बंद होते देखा है। वहाँ एक साहब मुझसे पूछ रहे थे दाता दरबार के बाहर कि आप औलिया को ज़िंदा समझते हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो अखबार नहीं, तो मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन 2 लाख आदमी यहाँ खाना खा रहे हैं ना, और तुम्हारे लीडर को जो भी वो था खाना हम खिलाते हैं अपने खून पसीने की कमाई से। तो ख्वाजा मेहर अली शाह से किसी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, कुरान मजीद की आयत समझ में नहीं आई कि तुम अल्लाह को याद करो वो तुम्हें याद करेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी के ढेरों को नहीं देखते, कल के खुदा कहाँ कहाँ से खिंची चली आती है। ये सेहतमंद पाकिस्तान हमारी ज़रूरत है। हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास सलाहियत मौजूद है, हमें सिमत चाहिए। मैंने सेहतमंद क्यों कहा? क्योंकि ये अस्पताल उन गाँवों में डिस्पेंसर तैयार करेगा, ये नर्सेज तैयार करेगा, ये BHU के साथ कनेक्ट होगा, ये इस मुल्क भर के बड़े सरकारी और गैर सरकारी हेल्थ के इदारों से कनेक्ट होगा और इसमें अच्छा अखलाक होगा। इसमें मयार, सर्विसेज और अखलाक के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे इनको देख के। यार ये है पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तानी जो कि अपने शहरों का ख्याल करते हैं, अपने खित्ते का ख्याल करते हैं। तो आप इनकी जितनी तारीफ करोगे उतनी तारीफ कम है, और ऐसे लोगों को हमें इनकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे मेरे सेशन जजेस 2 सेकंड में वकालत से लेके अभी तक उनके साथ रिश्ता है। DC हैं, कमिश्नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। मंडी बहाउद्दीन जिस तरह ज़हनी तौर पर रिच है, अल्लाह ने बहुत अकल दिया हुआ है, हेल्थ और वेल्थ भी बहुत अच्छी है। एक मैं मेंबरशिप का आगाज कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया साल, और पैसे कितने बनते हैं वो? 300 रुपया दिन, 9,000 रुपये महीने का। साल के बाद ये 1 लाख और 10,000 मेंबर उसके अंदर बनाने हैं। पहला मेंबर मैं उसका बनता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी मेंबरशिप का आगाज करता हूँ। और इस वक्त हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के फाउंडर नासिर अब्बास तारर साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। नासिर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, आपका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बताइएगा कि इस फाउंडेशन को बनाने का ख्याल कैसे आया? देखिए जी, अल्लाह के करम
इसका दूसरा नाम होता है आप सिलाई काम करते हैं, और अल्लाह की तौफीक के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम एज ए फाउंडर मुझे एजाज़ है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो फैमिली, ख़ानदान, ओवरसीज़ और उस हर शख्स को जाता है जिसने इसके लिए दुआ भी की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हारून साहब, आप भी कल इस तकरीब का हिस्सा थे, क्या कहेंगे? मैंने तो सिर्फ इस पे ये कहा एक जुमले में कि मेरी सारी मायूसी धुल गई। यानी जो जैसे आजकल के हालात हैं जी, तो मैंने देखा ऐसा जोश व जज्बा और ऐसा वालहानापन और ऐसा ख़ुबत का मुजाहरा, यानी देखते ही देखते 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एहतियात जमा हो गए, जिसमें 25 लाख रुपए तारड़ साहब के ख़ानदान ने दिए और लोग उमड़े पड़ रहे थे और पूरे मुल्क से लोग आए। ज़मुर्रत खान जो बहुत यतीम बच्चों के सिलसिले में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी, ऐसे जोश व जज्बा अलखिदमत के डॉक्टर हफीज़ साहब जी, वो तशरीफ़ लाए। डॉक्टर अमजद साकब साहब को जाना था, वो किसी मसरूफियत की वजह से न जा सके। तो इस कदर जोश व जज्बा था कि वो पता ये चला कि अज़ायम ये नहीं है इनके कि सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में हॉस्पिटल बनाएंगे, फाउंटेन हाउस बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, बल्कि अब इसका दायरा पूरे मुल्क में फैला देंगे। और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि अगर थोड़ी सी भी इंकरेजमेंट हो और लोग साथ देने के लिए तैयार हो तो इंशाल्लाह मुल्क में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। बाकी आप इनसे पूछें। नासिर साहब, ये हॉस्पिटल ने तो काम शुरू कर दिया जी, तो ये कितने बेड का हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल की कई जो है ना वो अलग इनफरादियत जो है वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करूँ तो ये एक ओवरसीज़ का हॉस्पिटल है जिसको हर ओवरसीज़ अपना समझ रहा है। दूसरा ये है कि ये एक हेल्थ सेहत के साथ एक खिदमत का मोटिवेशन का मरकज़ है। उसके अलावा इसकी जो खूबी थी वो इसका 27 रमज़ान को हमारी माओं ने ही संगे बुनियाद रखा था और इफ्तिताह भी उन्होंने किया, और जिसके ऊपर हमारे वालिदैन के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की हारून साहब ने और ज़मुर्रत साहब और दीगर हमारे जो मुल्क के जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। तो इसमें इसके पीछे एक मैसेज था कि अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त दो। ये भी इसके पीछे एक तहरीक तो है। सबका मुफ्त इलाज हो, पैसे वाला पैसे दे कर करवाएगा, जिसके पास नहीं है उसका बिल्कुल मुफ्त होगा, जो जिसके पास जितने हैं वो दे देगा। ठीक है सर, आपने इलाज की बात की, सेहत की बात की, बताइएगा तालीम के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? तालीम के हवाले से हमारे प्लान्स नहीं, हमारा जो काम है वो बड़ा मुनफरिद है। हमने गांव में स्कूल बनाए हैं। अब तक 500 बच्चियों को सिर्फ 2 साल के अरसे में हमने मैट्रिक करवा के कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटिशियन, वोकेशनल ट्रेनिंग वो आम वाली नहीं है जी, उसमें से हमारी वो बच्चियां पढ़ने के बाद टीचिंग कर रही हैं। अच्छा। अपने उन्होंने कारोबार खोल रही हैं, ITV में चली गई हैं। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो 2 साल में आप जो 20 साल में करते हैं वो 2 साल में जो एक रीसाइकलिंग है गुर्बत की, उसको तोड़ने का तरीका है कि अब गाँव की बच्ची जो 12-14 साल की है उसकी शादी होने से पहले पहले उसको पढ़ा दो। और हमारे पास तो ऐसी भी हैं कि बच्ची भी पढ़ रही है और माँ भी पढ़ रही है। तो उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल हैं और फिर हम अखुवत के साथ जो है वो मिलके काम करते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर अमजद साहब को जो है उनको मैं मुर्शिद मानता हूँ, उनसे मैंने सीखा है। जहाँ किसी का कोई उस्ताद नहीं है ना, उस्ताद के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ी उनसे मैंने डॉक्टर अमजद साकब साहब से पूछा कि आप तारड़ साहब को जानते हैं? उन्होंने कहा हारून साहब आप जानते हैं मैंने बहुत से लोगों को ख़राब किया है, उसमें तारड़ साहब एक बड़े नुमाया आदमी। अच्छा, वो हम अखुवत के साथ जो फर्स्ट रूरल एरिया में एक पूरी ब्रांच है वो हमारा जो इदारा है पाकिस्तान पब्लिक हेल्प फाउंडेशन की तरफ से डोनेट की गई है। अब वो 20 करोड़ अब तक रकम दे चुकी है और मंडी बहाउद्दीन 20 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए अखुवत को आप दे चुके हैं? दे चुके। ये मैं 10 गाँव की बात कर रहा हूँ। और वो आगे फिर लोगों को कर्जा देते हैं बिला सूद। सर उसमें से 10 गांव और एक शॉप की अगर मैं बात करूं तो वो करोड़पति बन गए, जिनके पास वो कहते हैं इस पैसे में बरकत है। बगैर सूद का पैसे तो बरकत ही तो आप सिर्फ मंडी बहाउद्दीन तक महदूद हैं उस जिले? नहीं, खिदमत का तो कोई बॉर्डर नहीं है। नहीं, अभी आप फिलहाल नहीं, हम सरगोदा में ये तो मंडी बहाउद्दीन में जो हमारे सरगोदा में भी कर रहे हैं, हमारे 20 गांव जो हैं वो वहाँ पे हमारा जो असल जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को जो बदलने का जो तरीकाकार है वो है कि उन अफराद की तादाद में इजाफा किया जाए जो खिदमत करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए, उनको थपकी दी जाए और उनको मजीद मोटिवेट किया जाए। अच्छा, ये हमारे मुआशरे में नहीं हो रहा। जो मंडी बहाउद्दीन है छोटा सा इलाका है, वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर कैसे आएंगे?
वो तो बड़े शहरों से जाना ही नहीं चाहते। वो बड़े शहर वाले वहाँ चले गए। बहुत अच्छा अस्पताल नहीं था ना हमारे पास जो टॉप के बहुत ही सर्जन अच्छे डॉक्टर। मंडी भोलदीन के डॉक्टर्स यहाँ आके काम करते थे। अच्छा हाँ जी, 2 मियाँ भी ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हम वहाँ पे करेंगे। पहले उनमें एक दो वाइस चांसलर हैं एक मेडिकल कॉलेज के। अच्छा, मंडी भोलदीन जिला आम नहीं है, मंडी बहुत भोलदीन टैलेंट है वहाँ पर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे वो ज्यादा वापस आ जजेस गए। पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ओवरसीज पाए जाते हैं, नवाजों की धरती है, खिदमत गुजारों की धरती है, और खिदमत का जो जिला है उसका एजाज भी हमारे पास है। बहुत अमीर लोग हैं जो इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब बहुत ज्यादा अमीर है। समंदर पार पर। समंदर हाँ जी। अच्छा नासिर साहब, डोनेशंस का लेकिन क्या? लोकल लोगों ने भी दिए डोनेशन। लोकल लोग भी दे रहे हैं। अच्छा, डोनेशंस के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, नाजरीन जानना चाहेंगे किस तरह से लोग डोनेट कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है? हमारा अकाउंट्स हैं, फ्रांस में भी इदारा रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो उसका अकाउंट जो है वो आपको दे देंगे, बाद में मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इदारा अपनी तंजीम बना सकते हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। असल में ये है कि जब तक आप सोसाइटी को मोबिलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक आप फर्द से घराना तंजीम मोटिवेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे तब्दीली नहीं आएगी। 433 गाँव में 433 फलाही तंजीमें बनना, उनमें से हजारों लोग 433 गांव में 433 तंजीम, उन वहाँ पे हजारों लोग पैदा हुए जिनमें खिदमत का जज्बा है। ये लोकल जो लोग हैं, कोई टीचर है, कोई इमाम मस्जिद है, कोई वो अपना वक्त भी दे रहे हैं, सलाहियत भी दे रहे हैं और बातें भी सुन रहे हैं, और फिर उनको खिदमत का एक लगे इंजेक्शन। और दूसरा ओवरसीज है, जो हमारा ओवरसीज बैठा हुआ है। झगड़े भी कम होने लगे थे सर उन गाँव में क्राइम की बहुत नीचे। एक गांव जिसका मेरा जो गांव है चोट दी ना, 40 लाख गांव के लोगों ने दिया सुलह करवाई। अरे वाह, 40 लाख। अच्छा, और कई गांव ने मिलकर ये फैसला किया कि यहाँ पे कोई फजूल रस्म नहीं होगी। आप सफाई का मॉडल देखें हमारे गांव का, तो आपको लगेगा हम DHQ में आ गए। इतना शऊर डेवलप हो गया है कि अब जो बिल्कुल जो स्कूल भी नहीं गया, वो भी एक शॉपर जो है या पत्ता गली में फेंकते हुए, क्योंकि वहाँ पे आप उसको डस्टबिन मिलते हैं। आपका ऑडिट भी होता है, कुछ सिस्टम है ऑडिट का? जो तंजीमें हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, और गांव का जो ऑडिट है वो गांव के लोग ही करते हैं। अच्छा। जो हमारा तंजीम का, उसका हमारे पास अच्छा अकाउंटेंट है इंटरनेशनल मेयार का, जो ऑडिट करता है, और हमारा ओपन है बिल्कुल, जो चाहे आके ऑडिट कर ले। जबरदस्त। नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और आप लोगों की फलाह फिर तारड़ साहब को बुलाना चाहिए, बहुत सी डिटेल। अच्छा, इसमें मैं एक और जो खिदमत का जो मैं बताऊं, एक मैंने जगह मेरे भाई की, मैंने हम कि 1 अरब की जगह कल डोनेट किया, जो मंडी बोलदीन 1 अरब रुपए की जगह कल इन्होंने डोनेट कर दी उस अदारे को। अच्छा, उसका इस्तेमाल किया गया। उसमें एक बहुत अच्छे प्लाजे का नक्शा बन चुका है। अच्छा, उसमें से पहले 5 जो उसके हो गए 5-7 फ्लोर, उसका 50 लाख तकरीबन महाना रेंट आएगा। ठीक है, जो मुल्क में और जहां भी कोई खिदमत का काम करना चाहता है, उसकी शाबाशी के ऊपर, उसको सर्टिफिकेट देने की खातर वो उसके ऊपर हम लगाएंगे। ऐसे ही पाकिस्तान बिल्ड होगा, और हम 1 करोड़ जो पाकिस्तानी है उसको खिदमत के कामों में लगाएंगे और पाकिस्तान को बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैद आज़म के बहुत पाकिस्तान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपको फ्यूचर में भी इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद थे और अब तो मेरे साथ होस्ट ही हैं। मैं अब आपको होस्ट ही कहूँगी, मेरे को होस्ट। हमें दीजिए इजाज़त, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। मुझे, हारून रशीद साहब को और अदनान आदिल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत ज़बरदस्त ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हारून साहब से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। हारून साहब, एक मासूमाना सवाल है, बताइएगा कि 40 दिन लक्ष्मी होटल के कमरे में आप क्यों बंद रहे? वो क्या किस्सा है, वो क्या वाकया है? इतना ही मासूमाना है जितना ही आप, है ना? वो अपना भाई, वो जिस आदमी का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, उसने अंग्रेजी में एक किताब लिखी। अच्छा। और मुझसे कहा कि तर्जमा करो। मेरा हाल ये है कि मैं हर काम आखिरी वक्त पे करता हूँ। अच्छा। यानी जब इशा का वक्त ख़त्म होने लगता है तो उस वक्त इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ। और न्यूज़ रूम से ये आदत पड़ी हुई है कि आखिरी वक्त पे काम करना और तेज़ी से करना, उन्हें उठा दो। तो वो कहता रहा तो वो किसी देर पार्टी का सरबराह तो नहीं? हाँ, तो उसने कहा कि हद हो गई यार, एक दिन हद हो गई यार। इतने वो किसी से तर्जुमा कराया, वो देखा तो वो कचरा बिल्कुल, और उसको एडिट करने की कोशिश की, उसको तो मैंने फेंका रद्दी की टोकरी में। और लाहौर आ गया
और कमरे में बंद हो गया। और सुबह मैं जैसे ही सो के उठता था तो वो काम शुरू करता था, और रात को जब एग्जॉस्ट हो जाता था, बीच में कॉलम भी लिखता था, एग्जॉस्ट हो जाता था तो छोड़ देता। फिर वहीं पे एक प्रूफ रीडर भी बुलाया, वहीं पे टाइपिंग कराई। 40 दिन में उसका तर्जुमा करके मुकम्मल करके 3 दिन में छपवा के उनके हवाले चिल्ला हो गया ना 40 दिन का। 40 दिन का। एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसकी 40,000 जिल्दें 3 महीने में बिक वाओ। गई। तो आपको कुछ पैसे भी मिले? उस पे पैसे मिले। पैसे आप टैक्स वालों को मेरे तो पीछे। ये पैसों का आप क्या करते हैं? लेकिन सुना है आप- पुराना है, खैर उसके टैक्स मैंने पे किया था। 19 लाख रुपए उसके रेट थे। तो हारून साहब ये पैसों का आप क्या करते हैं? सुना शहद बहुत खाते हैं। शहद का 1 चम्मच पे कितने पैसे खर्च हो सकते हैं? शहद और जाफरान पे ऐसे मुगालता ही पैसे खर्च होते हैं। जाफरान इतना सा तो डाला जाता है और शहद 1 चम्मच खाना बड़े होता है। आला ज़ौक़ हैं आपके। शहद, ज़ाफ़रान, वो- गालिब, इक़बाल। जाफरान की तो तरगीब आप ही ने मुझे दी थी। अच्छा। आपको याद होगा। हाँ जी। और शहद जो है वो जब मैंने पढ़ा कि जनाब रसालत माफ शहद में नगा कम करते थे, तो और रसूल ने उम्र भर थकावट की शिकायत नहीं की। और जब उसका तजुर्बा किया, मेरे एक अजीज़ हैं वो शहद का वो करते हैं, कारोबार करते हैं, तजुर्बा किया तो मालूम है कि तबीयत में एक तरह की बालिदगी रहती है। ये अच्छा। चीनी से तो गिरानी होती है ना। लेकिन खालिस शहद मिलता नहीं है। मिलता है, जब आपको चाहिए होगा तो बताइए। अच्छा, फिर हम दोनों को भी मिलना मुझे चाहिए। भी बिल्कुल ब्रेक में यही डिस्कशन हो रही थी कि हाँ, जब वो- हमें चाहिए वो होगा। आदमी ढूंढना पड़ता है, शायद नहीं ढूंढना पड़ता। क्योंकि जो आदमी बाजार ढूंढना से पड़ता- मिलता है वो वो तो तो खालिस बिल्कुल चीनी नहीं भी है। नहीं लगता है आदमी उसमें ढूंढना मिली हुई पड़ता है ना। जो आदमी जब आप एक ठीक आदमी ढूंढ लेते हैं, वैसे हमारे दोस्त डेरा गाजी खान से, मियाँ वाली से भिजवाते रहते हैं। आपके फैन बहुत हैं वैसे हारून साहब। देसी ये मुर्गी। जो तो फिर पंखे हैं तहफ़ ना, भी। हाँ पंखे बहुत काम आते हैं आपके। आपको ये बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ रहने का मौका मिला, और एक वो साहब जिनका आप नाम नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा भी आप प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर के साथ बड़ा आपका करीबी ताल्लुक है। ये क्या कैसे हुआ? प्रोफेसर साहब के पास जाया करते थे मरहूम खलील मलक, अपना खुर्शीद नदीम साहब जो माशाल्लाह जिंदा सलामत है, इफ्तिखार अरब साहब। तो मुझसे उन्होंने जिक्र किया, मैंने उनका जिक्र पढ़ा था कॉमी डाइजेस्ट में। मशहूर जो अदीब थे अलीपुर के अली वाले मुमताज़ मुफ्ती। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने उनका बहुत एहतराम इकराम से जिक्र किया था। तो मैं भी एक दिन चला गया, गुज्जर खान। जी गुजर कर चला गया। अब जो मैंने देखा कि एक ऐसा आदमी है जो तारीख पे, तसव्वुफ पे, अदब पे, कुरान करीम पे, हदीस पे, सीरत पे, हत्ता के तिब्बत के लामाओं पे, और चीन के कदीम वो अदवार पे, और जापान पे, और जनाब तख्लीक इंसान पे, और फल्कियात पे, और एंथ्रोपोलॉजी पे इस रवानी से गुफ्तगू करे तो हम तो हक्का बक्का ही रह गए। अच्छा फिर जाने लगे। अच्छा अब ये सब लोग तो इस्लामाबाद से जाते थे, मैं पिंडी के आखिर किनारे पे रहता था, तो मैं वहाँ से गाड़ी निकालता था। एक तो परवेज़ा खाना बड़ा अच्छा खिलाते थे। अच्छा, एक आप उनसे मिले हैं, हलीम उत्तबा, बहुत ही खुश गुफ्तार, रूहानी खुसूसियात बहुत हैं। अजीब बात यह है कि इन सब ने जाना छोड़ दिया ना जी, जिन्होंने खलील आपको खलील कनेक्ट मलिक किया साहब था। खलील मलिक साहब तो दुनिया से ले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं जाता रहा। तो एक दिन उन्होंने मुझसे अचानक कहा कि हारून साहब, मैं तो वो गुफ्तगू जो फरमाते थे, जो भी लोग आते थे उनके सामने उससे लर्न करने की कोशिश करता था, इसलिए कि सीखना, इल्म हासिल करने का किताबें पढ़ने से भी बेहतर ज़रिया अगर कोई ऐसा उस्ताद मिले। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, जब हम तन्हा थे, हारून साहब आप आते हैं और चले जाते हैं, और जो आपका मसला है वो आप बताते नहीं। मैंने कहा मेरा क्या मसला है? कहने लगे आपको डिप्रेशन होता है। मैंने कहा कोई डिप्रेशन नहीं होता। उन्होंने कहा छोड़िए, आपको इतना डिप्रेशन होता है, आप कमरे से बाहर नहीं निकलते बाज़ औक़ात शाम तक। तो मैंने कहा हाउ डू यू नो? उन्होंने कहा भी आपको बता दूंगा। मैंने कहा इसका इलाज क्या है? उन्होंने कहा इसका इलाज ये है, ये अल्लाह का नाम पढ़ें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं वो दुआ हमें भी बताएं। वो मैं बताऊंगा। तो वो अपना वो दिन और आज का दिन, क्योंकि हमारे सामीन जो है ना, वो दिन और आज का दिन, ठीक है, आपको बहुत दुआएं पता आती ये हैं, मुझे चला, मालूम है। पता चला कि ना आपकी जिंदगी में कभी बोरियत दाखिल होगी, ना कभी ना डिप्रेशन होगा। जो मसला होगा, मैंने उनसे पूछा क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? उन्होंने कहा इससे मसाइल का सामना करने की ताब पैदा, अरे वाह, आपका जहन काम करने लगेगा। हाँ जी,
तो वो तो प्रोफेसर साहब की शख्सियत ऐसी है कि एक हारून साहब प्रोग्राम में उस पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। बहुत से लोग वो बहुत वसी जनरल कियानी की मैंने उनसे मुलाकात कराई उस वक्त जब क्राइसिस इतना डीप था अशफाक परवेज़ कियानी। जी इतना डीप था कि वो जनरल साहब ने खुद फरमाया वी डोंट नो हु इज़ द फो एंड हु इज़ द फ्रंट। मैंने कहा एक आदमी है जो ये जानता है। तो उन्होंने कहा वो कौन है? मैंने कहा जिससे आप 30 साल पहले मिले थे कभी, यानी जब मेजर थे। फिर वो उनके पास तशरीफ़ ले गए। फिर वो जनाब अब मैं आपको बता देता हूँ, 4 वाक़यात बता देता हूँ, इत्तफाक से मौका मिल गया। फिर मशवरा कैसे होता था, मसलन जनरल साहब ने खुद मुझे एक वाक़या बताया कि मैंने कहा कि हिलरी क्लिंटन बहुत परेशान करती है, तंग करती है, तेज़ी थी उसकी तबीयत में। तो प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा कुछ भी नहीं, उसकी तबीयत में तेज़ी है और 10 मिनट 12 मिनट बोलने दें तो जब उसका वो बुखार उतर जाए, गुबार निकल जाए तो फिर गुफ्तगू शुरू कर। तो जनरल साहब ने बड़ी हैरत से मुझसे कहा कि वो तो ऐसी ठीक हुई कि $200 मिलियन दे, $200 मिलियन कबाइली इलाके के। इसी तरह हालब्रुक का प्रॉब्लम था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कुछ भी नहीं, हालब्रुक जो है उसे नौकरी नहीं करनी वहाँ, हैं एक मीटिंग रिफ्यूज़ करें। तो जनरल साहब ने मुझे बताया, मैंने उसे न्यूयॉर्क में मिला, उसने कहा कि वाशिंगटन में, उसने कहा एक मीटिंग और करनी है। तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं बहुत मसरूफ़, मैं नहीं मिल सकता। कहने लगे बस इतनी बात से वो ऐसा ठीक हुआ। अब मैंने उसके इसरार पे फिर आमादा तो हो गया, लेकिन वो डरता हुआ फुटपाथ पर खड़ा था और फिर कहा कि अमेरिका में ऐसा नहीं था। जनरल साहब में खुद सताई की कोई आदत नहीं है। वैसे आप कुछ बताएं, अशफाक साहब के साथ बड़ा ताल्लुक था आपका। अच्छा, फिर एक और वाक़या बताता हूँ। फिर पेट्रियास का उन्होंने कहा कि पेट्रियास तो बहुत तंग करता है। तो फिर वैसे मुख्तसर आपको पता टू द पॉइंट का। उन्होंने कहा कुंडा कुंडा। उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा जब वो गुफ्तगू तमाम कर उसको बोलने दे, बोलते रहे आधा घंटा पौन घंटा। जब वो बोल चुके तो उससे कहें सर आई डोंट एग्री विद यू, बस इसके अलावा एक लफ्ज भी ना कहें। अच्छा, इसी तरह वो जो साहब थे माइकल मुलन, हाँ जी, तो वो उनके अंदर ये इस्तेदाद है कि वो मरदम शनासी, हमारे दोस्त के मुकाबले में जिसको मरदम शनासी से पता नहीं बैर ही है, हैं जी, और फेस वैल्यू पे चीज़ों को ले लेता है। वो खुद कहते हैं कि मेरी वालदा ने कहा था ये रुड़ जाएगा, हैं जी, ये हर एक एतबार कर लेता है। प्रोफेसर साहब जो ना आदमी को पहचानते खूब हैं। एक दफ़ा एक आदमी के बारे में मुझसे कहा कि ये साजिश उसने की है, बहुत अहम आदमी था। मैंने कहा मैं तो उससे मिला हूँ 2-3 दफ़ा, उसके घर पर गया, उसने बड़ी ज़ियाफ़त की। कहने लगे आपने उसकी आंखों में चालाकी नहीं देखी, आपने वो सिर्फ केक और चाय देखी। अच्छा, हारून साहब से ना बहुत बातें हो सकती हैं। अभी तो बिल्कुल हमने स्टार्ट ही लिया था और चलो हमारे टाइम लेंगे, कल फिर और बातें आपसे पूछते हैं। बहुत बातें हैं, टॉपिक्स पर बेशुमार सवाल। ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल जी, अभी लेते हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।